तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। आज वाला जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब आप क्लास 9 से क्लास 10 में जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको यूरोप में राष्ट्रवाद जो नाम से जो पहला चैप्टर है वो पढ़ने को मिलता है। और उस चैप्टर का जो सीधा सीधा इम्पैक्ट है ना, वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? उस चैप्टर का सीधा सीधा जो मतलब है वो जुड़ा हुआ है क्लास 9 के पहले चैप्टर से, फ्रांसीसी क्रांति से। हम जानेंगे इस चैप्टर में कि फ्रांस में क्रांति आखिर हुई क्यों, क्रांति होने के पीछे कारण क्या थे, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे कि वहां का समाज कैसा था, वहां का राजा कैसा था, राजा की पत्नी कौन थी, और किस तरीके से फ्रांस जो है वो एक लोकतंत्र बना। हम लोग लोकतंत्र भी जानेंगे, लोकतंत्र क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और आपका जो भी सजेशन रहे, आपका जो भी आपका कमेंट रहे, वो आप कमेंट जरूर करके जाइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तब भी कमेंट करिएगा, और वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तब भी आप कमेंट करिएगा। तो कहानी शुरू होती है फ्रांसीसी क्रांति की। जब हम बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति में पहले हमको ये जानना होता है कि साहब जब ये क्रांति हुई थी उस टाइम पे वहां का एटमॉस्फेयर कैसा था, वहां की सोसाइटी कैसी थी, वहां के लोग कैसे थे, वहां का राजा था या नहीं था, क्या वहां का जो एनवायरमेंट था, तो हम पहले उसके बारे में जानेंगे। तो जब हम फ्रांसीसी क्रांति जो हमारा जो पहला चैप्टर है उसको जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम वहाँ के समाज को देखेंगे। जैसे आप कहीं रहते हैं तो वहाँ पे एक क्लासिफिकेशन होगा ना कि आपको कुछ लोग गोरे मिलेंगे, कुछ काले मिलेंगे, या जैसे भारत में आप बात करते हैं तो भारत में आपको 4 क्लास अलग अलग देखने को मिलते हैं। आपको जनरल कैटेगरी देखने को मिलेगी, आपकी एससी देखने को मिलेगी, ओबीसी देखने को मिलेगा, और आपको एसटी कैटेगरी। इसी तरीके से जब हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति में हम 1789 से पहले के बारे में जानेंगे कि 1789 से पहले क्या था और 1789 के बाद क्या हुआ। तो 1789 से पहले जब हम बात करते हैं तो वहां पे बुर्बो वंश का शासन था। किसका था? बुर्बो वंश का। कुछ चीजें जो है वो आपको मैं अलग से लिख के बताऊंगा, तो उनको जो है हम रेज करते चलेंगे। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि फ्रांसीसी क्रांति के समय यानी कि 1789 से पहले फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, फ्रांस का समाज कैसा था, क्लासिफिकेशन किस टाइप का था, तो फ्रांस की स्थिति की बात करेंगे 1789 से पहले की। 1789 से पहले क्या था? फ्रांस में राजतंत्र था। अब सब राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र की जब भी हम बात करते हैं ना तो किसी एक व्यक्ति का शासन होता है। वहां पे जो सरकार चुनी जाएगी या जो भी जो भी वहां की पब्लिक से रिलेटेड कोई भी फैसले लेने होंगे तो वहां पे कोई अधिकारी नहीं होते हैं। अधिकारी तो होते हैं लेकिन वो किसके कहने पे काम करते हैं? वो राजा के कहने पे काम करते हैं। ऐसा ऐसा समाज जहां पे जो सुप्रीम होता है ना वो कोई एक व्यक्ति होता है, और सुप्रीम कोई एक व्यक्ति, उसकी जो पावर्स थी वहां पे शासन करने की वो किसी एक व्यक्ति के पास हो, तो उसको क्या कहा जाता है? राजतंत्र। दूसरे शब्दों में जब हम एज ए पॉलिटिकल साइंस की तरफ से जब हम देखते हैं तो एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र, जहां पे देश का सबसे बड़ा पद जो भी रहेगा, मतलब जैसे इंडिया के परसेप्शन में हम बात करते हैं तो इंडिया में जो सबसे टॉप का जो पद है ना, सबसे टॉप लेवल पे जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति। वैसे ही किसी भी देश में जो टॉप व्यक्ति होता है उसको या तो राष्ट्रपति बोलेंगे, राष्ट्रपति नहीं होगा तो राजा। आपने सुना होगा पुराने टाइम पे राष्ट्रपति नहीं होता था, पुराने टाइम पे राजा होता था। तो पुराने टाइम पे जो राजा हुआ करता था ना उसको कोई इलेक्ट नहीं करता था, उसको कोई चुनता नहीं था, या तो वो अपने पावर से बनता था। अपने पावर से इन द सेंस आप कह सकते हो कि युद्ध लड़ा होगा उसने, युद्ध लड़ने के बाद जो वहां पे पहले से राजा होगा उसको हराया होगा, उसके बाद वो बना होगा। लेकिन जब हम अपने दिमाग को जब हम ये देखते हैं भारत के हिसाब से देखते हैं कि भाई भारत में तो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति तो कहीं युद्ध करने जाता नहीं है, तो वो फिर कैसे चुना जाता है? राष्ट्रपति चुना जाता है पब्लिक के द्वारा। अब पब्लिक भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम जो है पॉलिटी में देखेंगे, बड़ा अच्छे से पढ़ेंगे वहां पे। तो राजतंत्र में आप ये कह सकते हो जहां पे देश का सबसे टॉप लेवल का जो पद होता है या जो व्यक्ति चुना जाता है, अगर उसको जनता चुनती है तो वो देश लोकतंत्र होगा। अगर उसको पब्लिक वोट करके नहीं जिताती है या वो एक जन्म से प्रक्रिया चलती हुई आ रही है कि साहब राजा का बेटा ही आगे चल के जो है क्या बनेगा? राजा बनेगा, तो उस देश में हम क्या बोल सकते हैं? राजतंत्र। तो 1789 में फ्रांस में क्या था? राजतंत्र। साहब राजा का बेटा ही आगे चल के क्या बन रहा था? राजा बन रहा था। तो फ्रांस में 1789 में राजतंत्र था, और उस समय पे जो वहां का राजा था ना उसका नाम था लुई 16। लुई 16 जो था ना वो उस समय 1789 में फ्रांस का राजा था, और उसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था मेरी एंतोएट। क्या नाम था? मेरी एंतोएट। और साहब ये मेरी एंतोएट कौन थी? ये मेरी एंतोएट जो है यूरोप में ही एक देश है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बारे में अलग हम फिर से डिटेल में मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें आपको यहाँ से कनेक्ट करेंगी पॉलिटी में, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरी एंतोएट जो थी ना वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो साहब लुई 16 का विवाह किसके साथ हुआ था? मेरी एंतोएट के साथ। याद रखना कौन थी ये? राजकुमारी थी, मतलब ये भी पहले से किसी राजा की पुत्री थी। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? मेरी एंतोएट। जब लुई 16 की बात की तो ये साहब फ्रांस का राजा था। ये था कैसा? इसको ऐशो आराम बहुत पसंद था।
ऐशो आराम का मतलब ये अंधाधुंध खर्चा करता है, बहुत पैसे वाला, मतलब होते हैं ना पैसे वालों के लड़के कि अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, जहां पे जरूरत है वहां पे भी खर्च करेंगे, जहां नहीं जरूरत है वहां तो और ज्यादा करेंगे। तो उसी टाइप से कौन था आपका लुई 16। लुई 16 के टाइम पीरियड में फ्रांस में समाज किस टाइप का था? फ्रांस का समाज जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। अभी इंडिया के एट दैट टाइम की बात की जाती है तो इंडिया में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है, लेकिन जब हम फ्रांस में 1789 की बात करते हैं तो वहां पे समाज जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से 3 वर्ग थे, आइए देखते हैं। 3 वर्गों की बात की जाती है तो 3 वर्गों में प्रथम स्टेट था, द्वितीय स्टेट था और तृतीय स्टेट था। सब प्रथम स्टेट क्या था? मतलब सबसे टॉप लेवल पे, मतलब सबसे, जैसे इंडिया में होता है ना जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में सबसे टॉप के लोग आते हैं। तो जो फ्रांस में प्रथम स्टेट था ना, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी आते थे। साहब ये पादरी कौन होता है? आपने देखा होगा मंदिर में कौन होता है? मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पुजारी होता है। वैसे ही आप मस्जिद में जाएंगे तो मस्जिद में पूजा पाठ कराने के लिए कौन होते हैं? इमाम साहब होते हैं। वैसे ही जब हम प्रथम स्टेट की बात करते हैं तो जो ये पादरी है ना, ये सब उस समय पे 1789 में फ्रांस में जो चर्च हुआ करते थे ना, तो चर्चों में जो काम करने वाले लोग थे, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि चर्चों में जो पूजा पाठ कराने वाले लोग थे उनको हम क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं। तो ये प्रथम स्टेटस में सिर्फ और सिर्फ कौन लोग थे वहां पे पादरी वर्ग आता था। इसके बारे में आगे जानेंगे। द्वितीय स्टेट की बात की जाए साहब, द्वितीय स्टेट में कौन था? द्वितीय स्टेट में थे कुलीन वर्ग। अब ये कुलीन वर्ग क्या होता है? कुलीन वर्ग की बात करेंगे हम तो कुलीन वर्ग आप ये कह सकते हो कि जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं। अच्छे पैसे वाले लोग क्या मतलब? जैसे इन द सेंस अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे अच्छे पैसे वाले लोग टॉप क्लास में कौन है? रिच पर्सनालिटी, जैसे अडानी हो गए, अंबानी हो गए, टाटा हो गए, हैं रिलायंस हो गए, इस टाइप से ये लोग। तो ऐसे जो अच्छे पैसे वाले लोग थे ना वो सेकंड क्लास में आते थे, मतलब सेकंड स्टेटस में आते थे या द्वितीय स्टेटस में आते थे। तृतीय स्टेटस की बात की जाए सब, तृतीय स्टेटस में कौन आता था? तृतीय स्टेटस सबसे लोअर लेवल। इसमें कौन आते थे? इसमें सब किसान आते थे, मजदूर आते थे, व्यापारी आते थे, वकील आते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, इस टाइप से जो अलग अलग लोग थे ना वो सब किसमें आते थे? तृतीय स्टेटस में। दिक्कत कहां थी भाई? प्रॉब्लम कहां थी? समाज तो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, और कौन सा था आपका? किसान मजदूर वाला एक वर्ग था। तो यहाँ पे क्या था कि जब हम टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं पूरे पूरे फ्रांस में, क्योंकि यही जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, वहां का जो कर व्यवस्था थी वही आगे चल के क्रांति का रूप लेती है। क्यों क्रांति का रूप लेती है? तो इन लोगों के पास कुछ विशेष अधिकार थे। किन लोगों के पास? इनके पास कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं था। इनके पास कोई प्रिविलेज नहीं था, ये जन्म से जैसे पैदा हुए वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इनका जो काम था वो इनका फिक्स था कि साहब आपका ये काम है, आपको ये करना ही करना है। लेकिन इनको क्या प्रिविलेज थे साहब? इनको प्रिविलेज मतलब प्रथम स्टेटस को क्या प्रिविलेज थे? क्या क्या स्पेशल अमेंडमेंट दे रखे थे? क्या स्पेशल क्वालिटी थी इनके लिए? इनको ये कहा गया था प्रथम स्टेटस के लोगों को कि आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। किसको? राजा को। भाई टैक्स किसके पास जाएगा? राजा के पास। तो प्रथम स्टेटस के लोगों के पास ये एक अधिकार था कि उनको जो है राजा को टैक्स नहीं देना है। तो पादरी वर्ग को कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। किसको? राजा को। लेकिन इनके पास एक और अधिकार था। इनके पास एक अधिकार था कि साहब ये टैक्स लेते और थे। किससे लेते थे? जो ये पादरी वर्ग था ना, ये कोई कर देता नहीं था। ये कोई कर सरकार मतलब राजा को नहीं देते थे, बल्कि ये एक कर वसूलते थे जिसको बोलते हैं टाइद। याद रखना कि प्रथम स्टेटस के लोग कौन सा कर वसूलते थे? टाइद। और ये टाइद जो है वो एक प्रकार का कौन सा कर था? धार्मिक कर था। ये सभी पे लगेगा। ये प्रथम द्वितीय स्टेटस के लोगों को भी देना था और तृतीय स्टेटस के लोगों को भी देना था। यहाँ पे थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी। ठीक है, ये प्रथम स्टेटस के लोगों, प्रथम स्टेटस के लोग जो टैक्स लगाते थे ना वो सेकंड क्लास पे भी लगाते थे, थर्ड क्लास पे भी। तो धार्मिक कर के नाम पे ये द्वितीय स्टेटस से भी पैसा लेते थे और तृतीय स्टेटस से भी पैसा लेते थे। चलो ये तो बात हो गई किसकी? प्रथम स्टेटस की। इनको विशेष अधिकार था कि इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मतलब पादरियों के जो बच्चे होंगे, उनका भी यही रूल रहेगा कि वो भी आगे चल के पादरी बनेंगे और साथ फिर से वो वही सेकंड क्लास और थर्ड क्लास से टैक्स वसूलेंगे। लेकिन जब द्वितीय स्टेटस की बात करते हैं तो द्वितीय स्टेटस में कौन थे? पैसे वाले लोग थे। पैसे वाले लोगों का इन द सेंस आप कह सकते हो कि उस टाइम पे जो बड़े बड़े जमींदार थे वो किस में आते थे? कुलीन वर्ग में। अब जब ये कुलीन वर्ग में आते थे तो ये लोग क्या करते थे? ये साहब खेती नहीं करते थे अपने आप, ये अपनी जमीन को दूसरों को दे देते। दूसरों का देने का मतलब तृतीय स्टेटस को लोगों को दे देते थे, उनसे खेती कराते थे। और खेती के बाद क्या होता था कि खेती के बाद एक तो ये अपना मतलब उनका जो भी रहता होगा वो अनाज वगैरह जो भी लेते थे वो लेते, साथ में ये एक टैक्स और लेते थे कि साहब आप हमारी खेती कर रहे हो, इसके बदले में आपको हमको एक टैक्स देना होगा। तो कुलीन वर्ग के लोग क्या करते थे? ये भी कि सरकार को कोई टैक्स नहीं देते थे, ये सिर्फ किसको? पादरी वर्ग को टैक्स देते थे। ये एक कर वसूलते थे किससे? तृतीय स्टेटस से। और वो कर कौन सा होता था? राजस्व कर। तो आपसे कोई पूछे कि फ्रांस में सामाजिक व्यवस्था क्या थी
तो आप क्या बताएंगे, पूरा फ्रांस जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस। प्रथम स्टेटस में पादरी वर्ग आता था, उनको विशेष अधिकार थे। द्वितीय स्टेटस में आपके कुलीन वर्ग के आते थे, उनके पास भी अधिकार था। वो तृतीय वर्ग से क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइल या राजस्व कर वसूलते थे। उसके बाद तृतीय स्टेटस में हमने आपको बताया किसान, मजदूर और व्यापारी, ये सब किसमें आते थे, तृतीय स्टेटस में। और जितने भी टैक्स लगते थे सारे, वो सभी के सभी कर कौन देते थे, तृतीय स्टेटस के लोग देते थे। याद रखना इस बात को, ये आगे चल के आपको जो है रिवाइंड करानी पड़ेगी, क्योंकि यही जो है सबसे बड़ा कारण बनेगा जाके। तो ये था पूरा का पूरा 1789 से पहले सामाजिक व्यवस्था के बारे में। उम्मीद है चीजें आपको बहुत क्लियर से समझ में आई होंगी। एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी भी लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है। देखिएगा, अब बात आती है कि भाई समस्याएं क्या थी, दिक्कत कहां आ रही थी। भाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही होंगी कि क्रांति हुई। हम तो क्रांति पढ़ेंगे ना, अभी तो हमने समाज पढ़ा। क्रांति के कारण क्या थे, समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या थी भारी करों का बोझ। अब भाई सबसे ज्यादा टैक्स दे कौन रहा था, हमने आपको बताया, पूरा सेगमेंट आपको समझा दिया। सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहे थे, किसान, मजदूर, जो लोअर क्लास था, सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे थे। तो सबसे ज्यादा टैक्स किस पे था, तृतीय स्टेटस पे था, तीसरे स्टेटस पे। दूसरी समस्या क्या थी, ये तो पहली समस्या होगी। चलिए भाई यहाँ पे ये बात भी चलो हम मान लेते हैं, भाई टैक्स ज्यादा पड़ रहा था, व्यक्ति जो है वो झेल रहा है कि उन्हें चल रही है जिंदगी है वैसे ही। अब द्वितीय स्टेटस की दूसरे समस्या की बात करेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम कहां थी, दूसरी प्रॉब्लम थी कि राजा का अधिक खर्चा करना। राजा कैसा था, मैंने आपको बताया, लुई 16 ऐसो आराम में जीता था। उसको नहीं मतलब था कि हमारे पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारे पास खजाना हमारा खाली पड़ा है या भरा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं। वो अपने शौक में जीवित है। क्योंकि इसकी पत्नी कौन थी, वो भी राजकुमारी थी। उसने भी भैया पहले नहीं देखा, मूवी देखी होगी ना आपने बाहुबली। बाहुबली में आपने क्या देखा, वो जो महेंद्र बाहुबली होता है, उसकी पत्नी आती है, वो भी तो राजकुमारी होती है। जब वो किले से बाहर चला जाता तो आपने देखा होगा। लेकिन हालांकि वहां पे तो दिखाया गया कि वो सर्वाइव कर जाती है, लेकिन यहाँ पे ये रानी सर्वाइव नहीं करती। ये कहती नहीं साहब, हम राजा हैं, आप राजा हो, हम आपकी रानी है, हमको प्रॉपर खर्चा चाहिए वैसे ही। तो ये भैया क्या कर रहा था, राजा जो है वो अधिक खर्चा कर रहा था। और राजा अधिक खर्चा कर कहां रहा था, जहां जरूरत थी वहां नहीं, जहां नहीं जरूरत थी वहां पे भी पैसा खर्च कर रहा। कैसे, देखिएगा, एक तो महल की साज सज्जा में। इसी टाइम पीरियड में क्या था फ्रांस में इस टाइम पीरियड में जो है, इस टाइम पीरियड में फ्रांस में जो खजाना था ना, वो टैक्स ना आने की वजह से, भाई टैक्स इतना कम ही आ रहा था, तो एक तो खजाना खाली चल रहा था। उसका दूसरा कारण भी है, खजाना क्यों खाली था, तो एक तो खजाना खाली था और साहब को अपने महल में वही है कि घर में पैसे नहीं है, लेकिन भाई दीवारों पुट्टी कराइए पुट्टी। तो लोगों ने ये देखा कि साहब हमारा जो राजा है वो बहुत अधिक खर्चा करने वाला है, और साथ में भाई महल में नहीं जरूरत है तब भी ये पैसा लगा रहा है। उसके बाद ऐसो आराम तो है ही इसके, भाई आखिर हम ठहरे नवाब, ठहरे राजा, ठहरे तो इनके शौक तो वैसे भी नवाबी होंगे। तो एक तो पैसा अपने ऐसो आराम में खर्च कर रहा था, दूसरे महल की साज सज्जा में। इससे हुआ क्या कि भाई एक तो टैक्स ज्यादा था किस पे, तृतीय स्टेटस पे, दूसरा पैसा ज्यादा खर्च कर रहा था, आ कम रहा था, खर्च ज्यादा कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, भाई कर्जा लेना पड़ेगा आपको। अगर अर्निंग कहीं से नहीं लाते हो और आप अपने शौक पूरे करने में लगे पड़े, तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ेगा। इस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कर्ज। भाई हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कर्ज। तो इस तरीके से फ्रांस पे क्या हो गया, कर्ज हो गया। और कर्ज कितना हो गया, पहले फ्रांस पे 1789 में जब ये लुई 16 राजा बना था, उस समय पे फ्रांस पे 1 अरब लिब्रे का कर्ज, 1 अरब लिब्रे का कर्ज था। जैसे ये राजा बना, इसने अपने पूरे देश को क्या कर दिया, युद्ध में झोंक दिया। युद्ध में झोंकने का मतलब, उधर अमेरिका में लड़ाई चल रही थी। क्योंकि एक अलग स्टोरी है, एक मैं ऐसे ही आपको रफली बता देता हूं कि जब ये लुई 16 1789 में जब राजा बना था ना, तो उससे पहले फ्रांस पे 1 अरब लिब्रे का कर्ज था। तो वो कर्ज हुआ कैसे था, वो कर्ज इसलिए हुआ था कि साहब ब्रिटेन का अधिकार था अमेरिका पे, और ये साहब जो लगे पड़े थे अमेरिका को सपोर्ट करने में लगे पड़े थे। यहाँ ब्रिटेन से पैसा ले रहे थे, वहां अमेरिका को दे रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इन पे कर्जा बढ़ने लगा। इन पे जब कर्जा बढ़ा तो इन्होंने क्या किया, अपने देश को युद्ध में झोंक दिया। युद्ध में झोंक दिया तो उससे क्या हुआ, युद्ध होगा तो भाई लड़ाई झगड़े कहीं होते तो आपने देखा होगा क्या होता है, जहां कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा होगा वहां पे आर्थिक नुकसान होना तय है। आर्थिक नुकसान होना तय होने का मतलब आप कोर्ट कचहरी चक्कर लगाएंगे। कोर्ट कचहरी में ऐसा तो है नहीं कि आप फ्री बैठे हैं, चलो कोई पैसा नहीं लग रहा, चलिए चलते हैं, है एंजॉय करते हैं। एंजॉय नहीं होता, वहां पे पैसा खर्च होता है। और वहां पे जब पैसा खर्च हुआ युद्ध में, तो इन्होंने क्या किया, 2 अरब लिब्रे का और कर्ज ले लिया। किससे ले लिया, ब्रिटेन से। टोटल कर्ज कितना हो गया, 3 अरब लिब्रे का। एक तो खजाने में पैसा नहीं, ऐसो आराम चल रहे हैं, तो इस वजह से 3 अरब का क्या हो गया, इन पे क्या हो गया,
कर्ज हो गया। अब इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में बर्फबारी पड़ती है, ठंडा प्रदेश है, बर्फबारी होती है। इसी समय में क्या होता है, 1789 के ड्यूरिंग पीरियड में ही क्या होता है कि यहाँ पे फसल पे बर्फबारी हो जाती है, कि मतलब जो खाने का अनाज था, खाने वाला जो अनाज हुआ करता था, उस पे क्या हो जाती है, बर्फबारी हो जाती है। अब बर्फबारी होगी तो साहब अनाज कैसा हो गया, फसल जो हो गई वो खराब हो गई। अब जब फसल खराब हुई तो फसल खराब होने से किसका अभाव आया, अन्न का अभाव आ गया। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, तो जब भाई सीधी सी बात, मान लो मेरी गेहूं की फसल है और उस पर ओले गिर जाएं, ओले गिर जाएंगे तो क्या होगा, मेरी गेहूं की फसल खराब हो जाएगी। और जब गेहूं की फसल खराब होगी तो उसकी उत्पादन घट जाएगा। अब खाने वाले लोग हैं ज्यादा, क्यों ज्यादा है, उसका कारण है, एक चीज यहां देख लीजिएगा, फ्रांस में 1725 के आसपास टोटल जो पॉपुलेशन थी वो 23 करोड़ थी। कितनी थी, 23 करोड़। और 1789 आते आते ये हो गई 28 करोड़। तो साहब एक तो जनसंख्या बढ़ गई, दूसरा जमीन उतनी की उतनी थी, खाने वाले लोग थे ज्यादा, फसल हो गई खराब, अन्न क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। तो फसल बर्बाद होने से क्या होगा कि भाई गेहूं की फसल बर्बाद हुई तो गेहूं के दाम बढ़ने स्वाभाविक। अब जब गेहूं के दाम बढ़ेंगे तो होटल पे रोटी भी महंगी हो जाएगी। तो यही हुआ फ्रांस में कि साहब यहाँ पे खाद्य पदार्थों की जो कीमतें थी वो आसमान छूने लगी, महंगे होने लगे। तो खाद्य पदार्थों की जब कीमतें बढ़ी तो कीमतें बढ़ने से क्या हुआ, पैसे वाले लोग जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग था वो तो आराम से उसको तो मिल रहा था अनाज, लेकिन जो गरीब तबका था ना, तृतीय स्टेटस के लोग, ये साहब अनाज नहीं खरीद पा रहे थे। अब जब अनाज नहीं खरीद पाएंगे तो खाने के लिए अनाज नहीं होगा तो क्या पड़ेगी, भुखमरी। तो तृतीय स्टेटस के लोग, भुखमरी के हालात पैदा हुए तृतीय स्टेटस में। अब जब तृतीय स्टेटस में भुखमरी के हालात पैदा हुए तो उसकी वजह से क्या होने, अन्न के लिए झगड़े होने लगे। साहब जहां अनाज मिल जाता वहीं झगड़ा होने लगता, सब खींचने लगते हैं। पाकिस्तान की यही तो हालत है इस समय। तो जब अन्न के लिए झगड़े होने लगे, अब एक तो पब्लिक बेचारी अन्न से परेशान है, एक तो उसको खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा, ऊपर से राजा जी का खजाना खाली था, वो अपने ऐसो आराम के लिए टैक्स और बढ़ा देते। वो क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। जैसे ही उन्होंने टैक्स बढ़ाया, एक तो आग लगी हुई थी, ऊपर से आपने पेट्रोल और डाल दिया कि साहब पब्लिक वैसे ही परेशान थी, आपने टैक्स बढ़ाया। टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ, लोगों के बीच में राजा के प्रति गुस्सा बढ़ गया। अब जब राजा के प्रति गुस्सा बढ़ा तो राजा के प्रति गुस्से का बदला लेने के लिए पब्लिक बहुत परेशान हुई। उन्होंने यार साहब अब तो नहीं बात बन रही, ये राजा जो है अपने शौक के चक्कर में हमारा कबाड़ा किए दे रहे। कबाड़ा करने का मतलब कि साहब अपने शौक पूरे करने के चक्कर में ये हमारे जीवन को तबाह किए दे रहे। पब्लिक पूरी इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा ऐसे काम चलेगा नहीं, अब ऐसा करते हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसी क्रम में आगे क्या होता है कि पब्लिक जब ज्यादा परेशान हो जाती है तो वो राजा के किले पे क्या कर देती है, हमला कर देती है। इस तरीके से जो है क्या हो जाता है, आपका बातसील के किले पे हमला होता है और यहां से कहानी जो है वो फ्रांस की क्रांति की शुरू होती है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज वाले वीडियो में हमने फ्रांस की सामाजिक स्थिति के बारे में बात कर ली, हमने ये पूरी क्रांति स्टार्ट क्यों हुई थी उसके कारण के बारे में जान लिया। उम्मीद है चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अभी हम लोग जो है 500 का मार्क जो है, हमने 500 सब्सक्राइबर आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। हमारा नहीं, ये आप ही का चैनल है, इसको ऐसे ही प्यार दीजिएगा। और अगर आपका कोई मित्र या कोई दोस्त, कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार क्लास 9th में है और उसको ऐसे ही मजेदार तरीके से अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप उसको हमारा चैनल जरूर सजेस्ट कराइएगा, आप उसको हमारे चैनल जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं, ये चैनल आपका है और आप ही के प्रेम से चलेगा। मिलते हैं इससे अगली कड़ी में, अगले वीडियो में। तब तक ऐसे ही हमारे साथ गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।